अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आपके 2-3 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि महिलाओं का कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन अब लगता है कि महिलाओं पर फोकस इन दिनों सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ता जा रहा है और हमें इसके कारणों को तलाशना होगा। प्रियंका गांधी ने शुरू किया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी महिला विंग को एक्टिवेट किया और काफ़ी बड़े कैंपेन स्टार्ट कर रखे हैं। और उसके फ़ौरन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए महिला वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की सौगातें आज पेश की हैं। तो क्या वाकई में महिला सशक्तिकरण का नारा अब काम कर रहा है? और क्या वाकई में आधी आबादी यानी आधे वोट ये किधर जाने वाले हैं? मसला बड़ा दिलचस्प है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत नज़दीक वक्त आ गया है, इन दिनों महिला वोटरों को रिझाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने नई नई कवायदें शुरू कर दी। सबसे पहली शुरुआत प्रियंका गांधी ने की जब उन्होंने यह ऐलान किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से जितने प्रत्याशी उतारेगी उसका 40% हिस्सा वो महिलाओं को देगी। यानी उन्होंने अपने टिकट बंटवारे में 40% का कोटा फिक्स कर दिया महिलाओं के लिए। जो भी महिला प्रत्याशी लड़ेंगी उनको आर्थिक मदद और उनको एक एक स्कूटी भी दी जाएगी, जिसका डिस्प्ले भी कांग्रेस हेडक्वार्टर में किया गया। महिलाओं के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी एक घोषणा पत्र, जिसको प्रतिज्ञा नाम दे रही है प्रियंका गांधी, उन्होंने जारी की। तब तक इस मामले को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था कि महिलाओं का भी क्या वोट बैंक बनाया जा सकता है, पर ऐसा लगता है कि यस, इट्स पॉसिबल, ये बन सकता है और इसे बनाया जा सकता है। क्योंकि अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं अपने हक, हुकूक, अधिकार और जागरूकता के मामले में वो कहीं किसी से पीछे नहीं है। तो लगे हाथ फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि दिक्कत, किल्लत और जिल्लत ने महिलाओं को भाजपा के खिलाफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का असली काम तो समाजवादियों ने किया है। तो प्रियंका गांधी तो अपने पेटेंट जो उन्होंने नारा चला रखा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, को आगे कर रखा है। प्रधानमंत्री ने आज पूरा फोकस महिला वोटरों को लुभाने के लिए प्रयागराज में किया। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से लेकर प्रयागराज तक जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाओं को भी आज आमंत्रित किया गया था प्रयागराज, जहां प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1000 करोड़ से ज़्यादा की रकम इन महिला स्वयं सहायता समूहों को ट्रांसफर की। तो क्या वाकई में महिलाओं के प्रति जो खास खास योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार चला रही है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, या उसका लाभ लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी ले जाएगी, या महिला वोटरों का अधिकांश हिस्सा प्रियंका गांधी लेने में कामयाब होंगी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने के प्रोग्राम को इनिशिएट किया। इसका लाभ किसको होगा? एक वक्त था जब महिलाएं किसे वोट करेंगी ये तय उनके घर के पुरुष करते थे। अभी भी ऐसा है, बड़े हिस्से में ऐसा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्हें अपने अधिकार और हक हुकूक पता है, वो अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल करती हैं। वो अपने घर के पुरुष सदस्यों से किसे वोट देना है इसका कोई फरमान प्राप्त नहीं करती। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र हों, महिलाओं के वोटों पर अधिकांश कब्जा और उनके वोट किधर दें ये उनके पुरुष सदस्य तय करते हैं, घर के मुखिया तय करते हैं या घर के मेल मेंबर्स। तो क्या इस मिथक को तोड़ने में उत्तर प्रदेश की महिलाएं कामयाब हो पाएंगी? अगर हो पाई तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि अगर ये सब मिल जाएं और इकट्ठे हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सरकार बन सकती है। इनके वोट इतने हैं, इनका वोट किसी भी अपर कास्ट, किसी भी बैकवर्ड कास्ट, किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट, किसी भी माइनॉरिटी, कोई ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, इन सब से ज़्यादा हैं महिलाएं। अगर महिला एक हो जाएं तो उत्तर प्रदेश के भीतर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार गठित कर सकती हैं, बशर्ते ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएं और अपना एक वोट हो इनका और अपनी एक चॉइस और से हो। तो अगर ये एक हो जाएं तो ये उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती हैं। अभी सरकारों में या राजनीति में महिलाओं को जो हिस्सा मिला हुआ है वो बहुत कम है, बहुत नाम मात्र का मिला हुआ है। उनको आज भी सजावटी वस्तु समझा जाता है राजनीति में।
राजनीति में उनके लिए कोई बहुत ओहदा बड़ा देने की बातें करने से लोग पीछे रहते हैं। वो भी महिलाएं जिन्होंने जो राजनीति में आगे आई, उन्होंने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के बजाय पुरुषों को ही आगे रखकर राजनीति की। तो ऐसा कारण क्या है? महिलाएं राजनीति में क्यों पिछड़ रही हैं? क्योंकि जब राजनीति में कोई समाज या कोई कौम या कोई जेंडर पीछे होता है तो पूरी की पूरी सदी उस जेंडर की पीछे हो जाती है। तो अगर आज महिलाएं समाज में पीछे हैं तो उसका बहुत कुछ कारण यह है कि राजनीति में उनकी भागीदारी नाम मात्र की है। महिलाएं राजनीति में आना नहीं चाहती हैं, या आना भी चाहती हैं तो स्कोप कम है, और अगर स्कोप कम है तो उनके लिए पुरुष लोग, यानी इट्स ऑल मेल वर्ल्ड, इसमें महिलाओं को हिस्सेदारी बहुत कम है। यह परिचर्चा थोड़ी गंभीर है और मैं चाहता हूं तसल्ली से आप सब सुने, क्योंकि हर डिबेट मजे और मनोरंजन के लिए नहीं होती है। हमें समाज की कुछ कुरीतियों और समाज में चल रही कुछ दुविधाओं के बारे में भी चर्चा करनी होती है। आज ये डिबेट मैंने इसी मकसद से आयोजित की है कि हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाएं, ताकि वो आगे चलकर महिलाओं के हितों के लिए बड़े फैसले ले सकें, महिलाओं के हित में काम कर सकें। और ये जो हम जुमला चलाते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, दरअसल इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। महिलाओं को समाज में कहीं बराबरी का दर्जा नहीं है, और अगर आपसे कोई कहता है कि बराबरी का दर्जा है तो झूठ बोल रहा है। महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में दबाया जाता है, उनको रोकने की कोशिश होती है, चाहे राजनीति हो या कोई और भी कार्य हो। तो ये वक्त इस बात की परिचर्चा करने का है कि क्या हम राजनीति में महिलाओं को उनका वाजिब हक देकर, वाजिब तरीके से उन्हें आगे लाकर, क्या हम समाज को बदल सकते हैं? और बहनों भाइयों, दुनिया में वही देश और वही मुल्क तरक्की करते हैं जहां महिलाएं सर्वाधिक पढ़ी लिखी हों और आगे हों। यूरोप के देश इसके उदाहरण हैं। वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ती हैं जहां महिलाएं अशिक्षित हों या महिलाओं को अपने निर्णय लेने के अधिकार ना हो। वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायतों में, पंचायत इलेक्शनों में, रूरल प्रधानों में या जिला पंचायत में महिलाओं के नाम पर आरक्षण तो है, लेकिन उसकी हुकूमत कौन करता है? प्रधान पति करता है, जिला पंचायत सदस्य का पति करता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का पति करता है, ब्लॉक प्रमुख का पति करता है। अगर कोई महिला विधायक हो गई तो उसका पति रूल करता है। मसला इसी बात का है कि अधिकार तो दिए गए लेकिन एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। तो अगर हम राजनीति में उनकी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें उनके हक को भी उन्हें एक्सरसाइज करने का अवसर और मौका देना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं, हमें रूढ़िवादी समाज नहीं बनना है, हमें प्रगतिशील समाज बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, तो आज इसी बहाने जो कुछ भी महिलाओं की राजनीति को लेकर हो रहा है, हम एक गंभीर पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। गांव गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। कि जिस तरीके से महाभारत में एक बार कपड़े खींचे गए थे, साड़ी खींची गई थी, उसी तरीके से अपना चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं के ब्लाउज फाड़े गए, साड़ी खींच ली गई। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब है? 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। तो बहनों भाइयों, आज हमने थोड़ा सा एक नया प्रयोग किया है। आज मैंने किसी पुरुष प्रवक्ता को इस डिबेट में आमंत्रित ही नहीं किया। आज पुरुष के रूप में सिर्फ एक मैं, आपका एंकर, और हमारे वीरेंद्र जी, बाकी सारा पैनल मैंने महिला प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया है, ताकि वो राजनीतिक दलों से उठकर, अपनी पार्टियों के एजेंडे से उठकर महिला सशक्तिकरण के वास्तविक मायने क्या हैं और इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे।